निरंतर कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करने वालों को हमारा नमन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर एनपीसी एजुकेशन हब। आप जानते हैं जैसा कि एक पहला लेक्चर हम ला चुके हैं क्लास 12th के लिए, बोर्ड एग्जाम पास में है हमारे, तो डायग्राम से लेकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। उसके रिगार्डिंग एक लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने एक यूनिट फिनिश की थी और एक यूनिट में जितने भी डायग्राम थे उनको डिटेल स्टडी हम लोगों ने की। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो दूसरी यूनिट है हमारी जेनेटिक्स करके, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट। वहाँ से कितने डायग्राम एनसीईआरटी के जो हैं, जहाँ जो डायरेक्ट आ रहे हैं पेपर में, उनसे रिलेटेड सारी बातें इस सेशन में होंगी। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर लेक्चर 2 लिखा हुआ है। लेक्चर 1 ऑलरेडी इसी चैनल पे है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर के उस लेक्चर को देखें और उसके बाद इसको देखें तो कंप्लीट आपका डायग्राम जो है वो सिमट जाएगा। कम से कम 7 से 8 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 13 नंबर तक के डायग्राम हमारे पेपर में लगातार आ रहे हैं, आप जहाँ भी प्री बोर्ड दे रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आगे चलता हूँ अब डायग्राम की तरफ। यहाँ देखते हैं आज का पहला डायग्राम। ये आपको डायग्राम दे रखा है, बड़ा ही सिंपल डायग्राम है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली इसमें बात नहीं है, क्योंकि ये मेंडल वाला चैप्टर है और मेंडल को आपने ऐसा नहीं कि आज पहली बार पढ़ रहे हैं, इसको बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। जेनेटिक्स में मेंडल का अपना एक स्थान है क्योंकि वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। उससे हमने ये भी सीखा था कि अगर कोई अच्छा काम आज आप करते हैं तो इट डजेंट मीन कि आज आप ख्याति पाते हैं कि नहीं पाते हैं, आज आपका नाम है कि नहीं है, लेकिन एक समय बाद आपका नाम जरूर होने वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 7 कैरेक्टर दे रखे हैं और मुझे ठीक से कहना चाहिए 7 पेयर ऑफ, इसको थोड़ा सा निप ठीक कर लें बच्चे, इसकी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट। हम सब जो है कपड़े वगैरह लेने जाते हैं शॉप पर तो हम देखते हैं कंट्रास्ट थोड़ा सा हो जाए। हाँ जी, अगर शर्ट इस कलर की है तो पैंट जो है उसके कंट्रास्ट हो, यानी उसका अपोजिट कलर हो। शर्ट अगर लाइट कलर है तो हमारी पैंट जो है डार्क कलर होनी चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट बेसिकली। तो यहाँ पर उन्होंने 7 कैरेक्टर ले लिए हैं। पहला हमारे पास यहाँ देख पा रहे हैं आप, पहला कैरेक्टर क्या है बच्चे? पहला है सीड शेप, दूसरा है सीड कलर, थर्ड वन इज फ्लावर कलर एंड द फोर्थ वन इज पॉड शेप। पॉड का मतलब होता है बच्चे फली, मटर की फली। हम सब जानते हैं मेंडल ने मटर पे एक्सपेरिमेंट किया, पी पे किया, और पी का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया 1856 से लेकर 1863, 7 साल। मेंडल उसके बाद 1884 में डेथ हो जाती है मेंडल की। मेंडल उतना नाम उस समय नहीं कमा पाए अपने जीते जी, जो काम उन्होंने कर दिया था उसके अकॉर्डिंग उनको बात नहीं मिली। लेकिन उनके मरने के 16 साल बाद लगभग 1900 में उनको नोबेल दिया जाता है, उनको बड़ा सम्मान दिया जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको कहा जाता है। बेसिकली मैं कहूँ तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया 1900 में, इसलिए क्योंकि लोगों ने समझा कि उन्होंने जो काम किया था वो इतना बेहतरीन था जिसके बेसिस पे पूरी जेनेटिक्स ने आगे कदम बढ़ाए। वो मेंडल के कांधे पे बैठी हुई है जेनेटिक्स, मेंडल नहीं तो जेनेटिक्स नहीं। अगली बात करते हैं नंबर 5, वो है पॉड कलर, नंबर 6 फ्लावर पोजीशन एंड द नंबर 7 दैट इज लास्ट वन स्टेम हाइट। ठीक है जी। यहां देखेंगे जो हमारा सीड का शेप है उसमें एक राउंड दिखाया है और एक रिंकल दिखाया है। राउंड वाला जो है वो डोमिनेंट ट्रेड है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे, शायद विजिबल है। डोमिनेंट ट्रेड हमने लेफ्ट में लिखे हुए हैं और रेसेसिव जो है उसके बाद राइट में लिखे हुए हैं। तो ये ट्रेड हमें यहीं से पकड़ के चलना है। सीड के कलर की बात करें तो बच्चा डोमिनेंट येलो होता है और रेसेसिव ग्रीन होता है। कुछ बच्चों का कहना है सर ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये क्या आप हमें बता रहे हैं डोमिनेंट रेसेसिव? बच्चे ये बच्चों वाली बातें, आपसे बच्चों वाली गलतियां करा के बच्चों वाले नंबर आएंगे फिर आपके। आप समझ रहे हैं? तो रिवीजन जब भी करें कंप्लीट करें, ये ना सोचें मुझे ये आता है वो आता है, मैं तो ज्ञाता हूं। वायलेट कलर और व्हाइट कलर में वायलेट डोमिनेंट है, व्हाइट रेसेसिव है। अगली बात पॉड शेप की करेंगे तो फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है जी। फुल के बारे में कई बार स्मूथ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो फुल और स्मूथ का एक ही कहानी है, एक ही मतलब है। हमारे पास 5वां कैरेक्टर पॉड का कलर है, यहाँ ग्रीन कलर और येलो कलर। ध्यान दीजिएगा, सीड के कलर में और पॉड के कलर में कंफ्यूज नहीं होना है। सीड का जो कलर है वो डोमिनेंट कौन सा है? येलो वाला, जबकि रेसेसिव क्या है? ग्रीन वाला। लेकिन पॉड के कलर की बात करें तो ग्रीन कलर डोमिनेंट है सर, और येलो कैसा है? रेसेसिव है। अगली बात कर रहे हैं फ्लावर के पोजीशन की। सो एक्सियल फ्लावर इज द डोमिनेंट एंड टर्मिनल फ्लावर इज द रेसेसिव। अब एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर में क्या फर्क होता है मास्टर साहब बताइए? तो आप ध्यान से सुनिए, ये हमने पेन चेंज किया, ये हमारे पास स्टेम हो गई 2। अगर फ्लावर साइड से निकल रहे हैं यहाँ पर
और स्टेम लगातार ग्रो करती जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है जी। तो ये कौन सा हो गया हमारा, एक्सियल हो गया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्सिस ये वाली है और एक्सिस के दोनों तरफ फ्लावर निकल रखा है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो एक्सिस यहाँ पर है और यहाँ ऊपर फ्लावर निकल रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्लावर निकला है, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल, ये इसको कहते हैं टर्मिनल और इसको कहते हैं एक्सियल। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बोर्ड आजकल क्या कर रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे बात कर रहा है, एप्लीकेशंस पे बात करता है, ठीक। आगे चलते हैं, हमारा नंबर 7 आ गया, स्टेम की हाइट देख रहे हैं। स्टेम की हाइट अगर हम देखें, एक सेकंड दे मुझे जरा मूव कराते हैं थोड़ा, ये आ गया स्टेम का हाइट। स्टेम की हाइट में हमारे पास टॉल जो आ रखा है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ कैसा है बच्चे, रेसेसिव है। ये नंबर 7 हमारे पास था, ठीक। आगे चलते हैं, इसके साथ इस डायग्राम में कुछ खास हमें मिला और जो भी मिला था वो हमने यूटिलाइज कर लिया। अब यही क्वेश्चन, यही चैप्टर अगर हमारे पास मेडिकल एग्जाम में आ जाए तो वो ये करेक्टर वगैरह पे ज्यादा ध्यान ना दे कि ये पूछता है कि 7th क्रोमोसोम पे कौन सा करेक्टर प्रेजेंट है। जी हाँ, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल का, पर मैंने आपसे कहा कि इस प्लेटफॉर्म की एक खास बात ये, हम लोग मिक्स नहीं करते हैं। जब हम मेडिकल पढ़ाएंगे तो मेडिकल पढ़ाएंगे, जब बोर्ड की बात करेंगे सिर्फ बोर्ड की बात करेंगे। इस समय बोर्ड की बात करना अहम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परेशानी से जूझ रहे हैं और उन्हें सिर्फ बोर्ड पे पहला फोकस करना है, क्योंकि मेडिकल का एग्जाम मई में है और बोर्ड का कहाँ है, मार्च में है। बायोलॉजी का एग्जाम फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, वी ऑल नो। आगे चलते हैं अगले डायग्राम पे। ये बड़ा प्यारा डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा समझना पड़ेगी हमको। क्या इस डायग्राम में कहा गया है ये आप देख ले थोड़ा सा, आवाज आई थिंक प्रॉपर है, ठीक। सो यहां पर डायग्राम पे ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन पढ़े, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंसेस। सो सेक्स डिटरमाइन करना एक बहुत बड़ी पजल रहा है पुराने समय से। एनसीईआरटी की लाइन हम लोग बोल रहे हैं, इस समय मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन कोट की एग्जैक्टली कि ये जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है, वेदर द अपकमिंग इंडिविजुअल विल बी मेल और फीमेल, ये बहुत पुराने समय से एक पजल रहा है, एक पहेली रहा है। लेकिन इसको सबसे पहली बार जो सॉल्व करने की कोशिश की गई, वो कोशिश का नाम मैं आपको बता देता हूं। कोशिश हुई है 1831 में और नाम जनाब का था हैंकिंग। हैंकिंग ने क्या किया है, क्रोमोसोमल बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन पे बात की। हैंकिंग ही वो पहला पर्सन है जिसने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया, है ना। इसको बार बॉडी पहले कहा गया था, बाद में इसको एक्स क्रोमोसोम कहा गया, बार बॉडी कहा गया और बाद में इसको कहा गया एक्स क्रोमोसोम, ठीक है जी। तो सबसे पहले सिंगल एक्स क्रोमोसोम देख लिया था किसने, किसने देखा था बच्चे, हैंकिंग ने देखा था। अब आगे पढ़ते हैं, यहां पर ए है, बी है और सी दे रखा है। ए बी सी के बारे में क्या बात दे रखी है आप देखते चलें। ए और बी के बारे में कहा है, बोथ इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला द फीमेल हैज अ पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम होमोगैमेटिक वेयर एज द मेल हैज हेट्रोगैमेटिक कंपोजिशन दैट इज XY। तो पहली बात हो गई है ये ह्यूमन की। ये बात जो हो रखी है वो किसकी हो रखी है बेटा, ये हो रखी है ह्यूमन की। ये बात किसकी हुई है तो बच्चा ड्रोसोफिला की हुई है। ड्रोसोफिला का कॉमन नेम क्या होगा, ड्रोसोफिला साइंटिफिक नेम है। ड्रोसोफिला का क्या नाम होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, क्योंकि कल को अगर ड्रोसोफिला का नाम आ गया या वो वाला जो कॉमन नेम है वो दे करके पूछ लिया तो आपको आंसर करना पड़ेगी। हमने यहाँ पे ये सीखा कि ये XY कंडीशन दे रखी है, यहाँ भी XY दे रखी है। कहने का मतलब है ये दोनों कैसे हो गए, मेल हो गए, ठीक है जी। यहाँ पर XX कंडीशन दे रखी है, यहाँ भी XX दे रखी है। कहने का मतलब क्या हो गया सर, ये दोनों क्या हो गए, फीमेल हो गए। अब ये होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक की कहानी भी समझ लेते हैं। होमोगैमेटिक का मतलब होता है जहां पर आपके पास जो 2 क्रोमोसोम है बिल्कुल सेम होते हैं। इधर देखिए, होमोगैमेटिक का मतलब हो गया जहां पर जो पेयर है, क्रोमोसोम जो पेयर में दे रखे हैं, पेयर के दोनों क्रोमोसोम क्या हो, सेम हो, तो ये होमोगैमेटिक कंडीशन हो गई, ठीक है बच्चे। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है लाल, दूसरी कंडीशन हो गई हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक का मतलब है डिफरेंट। डिफरेंट यहां पर हमने XY देखा। आपने सीखा हेट्रो वर्ड जहां भी लगता है, हेट्रो का मतलब हमेशा क्या रहा है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट रहा है और होमो का मतलब क्या रहा है, सेम रहा है। अब चाहे वो होमोलोगस सीरीज हो जाए, चाहे हेट्रोलोगस क्रोमोसोम हो जाए, बहुत सारी बातें हम लोगों ने साइंस में की है होमो हेट्रो के नाम पे। अच्छा, तो आपको याद क्या रखना है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो है XX XY टाइप। XX किसका होता है, फीमेल का, जो कि होमोगैमेटिक हो गया, और हेट्रोगैमेटिक कंडीशन मेल में, यानी कि XY कंडीशन हो गई। आगे चलते हैं हम लोग जरा इधर की तरफ। क्या रखे हैं, सी वाला किसका है, बर्ड का दिखा रखा है। देखिए भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, बर्ड का दिखा रखा है। यहां पर फीमेल के पास डिसिमिलर क्रोमोसोमल पेयर है, वो है ZW, और मेल के पास बालक कैसा है, ZZ। तो यहां पर हम एक बार और ध्यान अपना लेकर के आएंगे डायग्राम की तरफ। कह रहे हैं यहां पर
जेड जेड मेल के पास है और जेड डब्ल्यू किसके पास है, फीमेल के पास है। आप मुझे बताएंगे हेट्रोगैमेटिक कौन हो गया यहां पर, यहां ध्यान दीजिएगा यहां पर जो एक्स एक्स है वो फीमेल का था, एक्स एक्स किसका था बेटा, फीमेल का। तो यहां फीमेल कैसी थी, होमोगैमेटिक थी। एक्स वाई किसका था, मेल का। तो यहां मेल कैसा था बेटा, हेट्रोगैमेटिक था। पर जब कंडीशन किसकी आ जाती है, बर्ड्स की आ जाती है, तो बर्ड्स में जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको जेड 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 डब्ल्यू कहते हैं। जेड जेड किसका हो गया, फीमेल का, और जेड डब्ल्यू किसका हो गया बच्चा, जेड जेड किसका हो गया बच्चे, यहां पे फीमेल का नहीं, मेल का हो गया जेड जेड, सॉरी जेड जेड मेल का हो गया और जेड डब्ल्यू किसका हो गया, फीमेल का हो गया। तो आपको ये ध्यान देकर के चलना है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं इस समय। जेड जेड सेम है तो मेल कैसा हो गया, होमोगैमेटिक। बेटा मेल कैसा हो गया, होमोगैमेटिक। पर यहां पर मेल कैसा था, हेट्रोगैमेटिक। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कोई पूछे कि बर्ड में हेट्रोगैमेटिक कंडीशन मेल में होती है कि फीमेल में होती है, तो आपने जवाब देना होगा कि सर बर्ड की बात करें तो होमोगैमेटिक कंडीशन मेल में होती है जबकि हेट्रोगैमेटिक फीमेल में होती है। और रही बात ड्रोसोफिला की और किसकी, ह्यूमन की बात अगर रही तो वहां पे हेट्रोगैमेटिक कंडीशन मेल की है और होमोगैमेटिक किसकी है, फीमेल की है। एक और बात मेरे से सीख लें जरा आप, वो बात यह है जो सबसे कॉमन सवाल पूछा जा रही है बार बार, वो ये पूछा जाता है कि ग्रास होपर में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन है। ग्रास होपर इंसेक्ट में आ गया और ग्रास होपर में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो एक्स एक्स एक्सो टाइप होता है। यहां पर एक्स एक्स क्या होता है बेटा, मेल फीमेल होता है। एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल होता है। और एक्सो क्या होता है, मेल होता है। तो ग्रास होपर में हेट्रोगैमेटिक कौन हो गया बेटा, पूरा ध्यान देकर के सुनिए। और जो परेशानी आ रही है एनसीईआरटी खोल ले, पेंसिल हाथ में ले ले, तब मजा आएगी बहुत ज्यादा। नहीं तो आप आधे जग रहे होंगे, आधे सो रहे होंगे, आधे लैप में लेट कर देख रहे होंगे रजाई में। हाँ जी, गलत तो नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर आपको ध्यान पक्का रखना है अपना, आपको चाहिए कि ये पूरा लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर मेरे काम की बात बन जाए, मेरे नंबर बढ़ाने में मदद करे, तो एनसीईआरटी ओपन कर ले, पेन अपने हाथ में ले ले, पेंसिल, और उसके बाद काम शुरू करें। तो यहां पर हमने ग्रास होपर में क्या देखा बेटा, एक्स एक्स फीमेल है, मतलब कि होमोगैमेटिक कंडीशन फीमेल में है और हेट्रोगैमेटिक कंडीशन किस में है बच्चा, मेल में है हमारे पास। ये बात आपको समझ के चलनी थी। यहाँ पे इस डायग्राम से जो बातें थी वो हमने ले ली है। हालांकि एक और सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जेड जेड जेडो टाइप का, अभी तक एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं कर रही है। मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है किस पर, बोर्ड पर कुछ भी पूछ सकता है बाबा। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाए हो ना, तो जेड 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 ओ काय को छोड़ के आ गए। ध्यान से सुन लीजिए, यहां काम नहीं आएगा, कहीं और काम आ जाएगा। नॉलेज बेकार नहीं जाती है भाई, सुन ले। जेड जेड जेडो टाइप किसको मिलेगा, कुछ मौत में देखने को मिलता है। और यहां पर क्या होती है, जेड जेड मेल कंडीशन होती है जी, ये भी कह देते हैं, और जेडो फीमेल कंडीशन होती है। मतलब मास्टर साहब ये तो नहीं कह रहे हो एक्स 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 वाई एक्स 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 ओ की तरह है, हाँ मैं यही कह रहा हूं। और जेड 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 डब्ल्यू जेड 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 ओ की तरह है, हाँ ये भी मैं बिल्कुल कह रहा हूं। ठीक है बेटा जी, तो ये बात समझ में आ गई होगी। मेरा ख्याल ये कहता है सर और मैम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से इसको देख लें। ठीक है जी, आगे अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमारे पास अगला डायग्राम जो है सेकंड यूनिट से वो ये आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बच्चों को हम कहते सुनते हैं अरे जो डायग्राम हमारे समझ में ही नहीं आ रहा, गैमेटोजेनेसिस क्लियर ही नहीं हो रही, स्पर्मेटोजेनेसिस ooजेनेसिस में परेशान है। तो ये डायग्राम किस चीज का है, सबसे पहले ये सुन ले भाई। ये डायग्राम जो है बच्चा यहां पर दिखा रखी है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड ooजेनेसिस। और फीमेल गैमीट का नाम क्या होता है, एग सेल, ओवम या ओवा। पढ़े लिखे बच्चे जवाब दें या नीचे लिख के बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड ओवा। बहुत अच्छा, जो लोग पढ़ लिए हैं जरा कमेंट बॉक्स आपके लिए है, यूज करेंगे उसको कि ओवम और ओवा में क्या डिफरेंस होती है। फिलहाल आगे आ जाइए, देखते हैं कितने लोगों को पता था डिफरेंस। हम लोग अब सीधे बात करेंगे यहाँ पे। बच्चे सबसे पहले बात करो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं जरा ताकि आपके सामने बात थोड़ी सी विजिबल सी हो। भैया छोटे हो जाओ, अरे बुरा मान गए, मना कर रहे हैं छोटा होने को, कोई बात नहीं है, ऐसे करके पढ़ लो और बताओ। ठीक बेटा, पहले मेल की बात करेंगे, पहले किसकी बात करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे। तो बेटा यहाँ दिखाया गया है कि ये काम कब शुरू होगा। सबसे पहला सवाल पीवर्टी पे शुरू होगा। बॉयज में पीवर्टी 12 से 14 साल करीब आ जाती है जी। बॉयज में पीवर्टी लेट आती है किसके मुकाबले, गर्ल्स के मुकाबले। ठीक, इसलिए गर्ल्स थोड़ा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं बॉयज के मुकाबले। आगे आइए,
सबसे पहली जो सेल यहां पर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आपने सुना होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है। वहां दो लेयर है उसकी वॉल में, एक तो मेल जर्म सेल्स की लेयर है और दूसरा सर्टोलाई सेल की। मेल जर्म सेल्स की जो लेयर है उसमें एक सिंगल सेल उठा लिया गया जिसको कहा गया स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस कर रहा है और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन कर रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, थोड़ी उसमें बुद्धि आ गई है, तो वो क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। सर स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी कितना है? 2n है। ये प्लॉइडी बड़ा परेशान करती है। प्लॉइडी पे जब मैंने लास्ट वाला जो लेक्चर लिया है, पिछला पहला लेक्चर जो था डायग्राम का, प्लॉइडी में उस पर भी बड़ा जिक्र हुआ है, क्योंकि ऐसा मेरा दिल कहता है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी कहता है कि जो प्लॉइडी का क्वेश्चन है वो आना जरूर है, तय है कि प्लॉइडी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो 12th क्लास में पढ़ रहे हो या फिर 10th की बायोलॉजी हो, है जी। तो प्लॉइडी पक्की करके चलेंगे। अब कह रहे हैं पहला मियोटिक डिवीजन हो गया। हम सब जानते हैं मियोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। इट रिड्यूस टू हाफ, दैट्स व्हाई मियोसिस आल्सो कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन। बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, एन बनने वाला है। यानी कि ये कैसा होगा? इसकी प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होगा तो हमारे पास क्या मिलेगी? स्पर्मेटिड मिलेगी, जो अगेन क्या होंगे? एन होंगे। जो डिफरेंशिएशन के बाद क्या बना लेंगे? स्पर्मेटोजोआ बना लेंगे, जो ऑब्वियसली क्या होगा? एन होगा। अब ध्यान से देखने की एक बात यह है बेटा, यहां बहुत सारी सेल थी। जैसे मान लीजिए स्पर्मेटोगोनिया पहले डिवाइड करके 2 बना लिया, उसके बाद 4 बना लिया, नहीं रोकते तो 8 भी बना लेता। उसमें से कोई एक सेल हमने पकड़ ली, जो मैच्योर होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। ठीक है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बना वो बन गया n। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं यहां से यहां तक 46 क्रोमोसोम है, जैसे ही यहां पहुंचोगे 23 है, और उसके बाद फिर से क्या है? 23। तो ये भी n कंडीशन है और ये भी n कंडीशन है। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, बहुत प्यारी बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनते चलें, डायरेक्ट क्वेश्चन बनती है। कह रहे हैं स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन गया डिफरेंशिएशन से। क्या कोई और नाम दोगे इसे? जिस सर, इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। हाँ जी, इसको कहते हैं स्पर्मेटिड से क्या बनने को? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने को और क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक, स्पर्मियोजेनेसिस। अब बराबर में आ जाएंगे। ये वाली बात मुझे लगता है अब क्लियर हो गई है। मैंने प्लॉइडी की बात कर ली और यहां पर कैसे कैसे सेल बन रहा है। एक बात और बता देते हैं जो कंफ्यूजन कुछ बच्चों को रहती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में सर 2n से n हो गया। अब सेकंड मियोटिक डिवीजन में तो n/2 हो जाना चाहिए ना, हाफ ना होगा यहां पे। तो बेटा आप लोगों का 11th का बेस कमजोर है। 11th में हम जब मियोसिस पढ़ते हैं तो हमें सिखाई जाती है कि मियोसिस कंप्लीट ही तब हो रही है जब दोनों फेज हो जाते हैं। असल में मियोसिस 2 फेज में बटा है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। इसीलिए मियोसिस एक सेल से 4 सेल को जन्म देता है, 4 सेल बनाता है, जबकि माइटोसिस क्या करता है? एक सेल से 2 सेल बनाता है। देखो ना, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बना, इस वाली से फिर से 2 बना। लेकिन अगर आप यहां से चले तो यहां एक सेल ने पहले 2 बनाया, हालांकि थोड़ा सा रुकना था बस, यहां पे फाइनल तो आपको 4 ही मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीट पूरा मियोसिस यहां से यहां ऐसे हुआ। जब दोनों फेज खत्म हो जाते हैं, मियोसिस फर्स्ट सेकंड, तब एक मियोसिस कंप्लीट होती है। हमें लगता है अब स्पर्मेटोजेनेसिस में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। 3 वर्ड हैं, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं उनको यहां पर ले लूं, और वो वर्ड कौन कौन से हैं बेटा देख ले। बड़ा कंफ्यूजन हमें करते हैं वो वर्ड। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, सो स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा वर्ड बच्चे क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। थर्ड वर्ड क्या है बच्चा? थर्ड है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। ध्यान से देखें जरा क्या फर्क है इसके अंदर। बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट यानी स्पर्म के बनने की प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, डिफरेंशिएट होना, मैच्योर होना, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। वेयर एज स्पर्मिएशन क्या है? रिलीज ऑफ स्पर्म
फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या आप टेस्टिस भी कह सकते हैं, बिकॉज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाई इनसाइड द टेस्टिस, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये बात अभी जो हमने आपको बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। इस इंपॉर्टेंट बात को जरा इंपॉर्टेंट ढंग से आप देख लें कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मिएशन क्या है। ठीक, आज के बाद हमें नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन रहेगी। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको कंफ्यूजन नहीं रहेगी और वो चाहता है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों में बड़ा परेशान है जो लोग, क्योंकि देखिए मैं पिछले लेक्चर में भी कह रहा था, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनकी मदद यूनिवर्स करता है, बिकॉज यूनिवर्स इज लाइक अ क्लोज बाउंड्री है। आप कोई भी बॉल यहाँ इस समय फेंक के मारेंगे, कोई भी चीज यहाँ निकाल देंगे तो वो चीज पलट के आप तक आती है। किसी की जल्दी आ जाती है, किसी की देर से आती है। मेरी बात समझ गए? आप अच्छा शेयर करेंगे अच्छा आपके पास आएगा, बुरा शेयर करेंगे बुरा आएगा। एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में दे रखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लेक्चर 1 जरूर देखें जाकर के, पहली यूनिट के लिए। दूसरी यूनिट के लिए हम यहां पर हैं। तो ये वाला जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस था वो क्लियर किया। बच्चे अब बात करते हैं oogenesis की। oogenesis की कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि oogenesis जो है, एक सेकेंड क्योंकि बच्चे oogenesis जो है हमारे पास वो इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है क्योंकि ये जो oogenesis है वो शुरुआत हो जाती है कब, जब कोई भी फीमेल अपनी मदर के यूट्रस में प्रेजेंट होता है एज अ फीटस। जी हाँ, मेल में ये काम कब शुरू हुआ, प्यूबर्टी पे शुरू हुआ, जबकि फीमेल में ये कहानी जो शुरू हो जाती है वो तब हो जाती है जब कोई भी गर्ल अपनी मदर के यूट्रस में होती है इन द फॉर्म ऑफ फीटस। जब वो फीटस है, जब वो भ्रूण है, उस स्टेज में जब वो अपनी मदर के यूट्रस में प्रेजेंट है, जब उसका ये ओवरी बन गए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गए हैं, उसी समय शुरू हो जाती है क्या, oogenesis। बस बीच में थोड़ा सा गैप आता है, थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं प्यूबर्टी पे आकर के। जी, जो मैंने कहा उसको समझते हैं, जरा सुनेंगे यहाँ पे क्या कहानी है। कहानी ये कहती है फीटल लाइफ, यानी कि जब वो कैसा रहा होगा, वो जब रहा होगा फीटस, मदर के यूट्रस में या वॉर्म में रहा होगा। ठीक है जी, यूट्रस के लिए दूसरा वर्ड वॉर्म होता है। आगे आइए, तो कह रहे हैं वहां पर भी जर्म लेयर जो थी उसकी एक सेल का नाम क्या रखा गया, oogonia रखा गया। ऑब्वियसली oogonia कैसा है, 2n है, यहां से भी पता चलता है 46। ठीक, अब oogonia क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है और बना रहा है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या है अगेन बच्चा, 2n। कोई परेशानी यहां तक मुझे नहीं लगता आनी चाहिए। oogonia 2n है, oogonia में माइटोसिस हो रही है, जैसे यहां पर हो रही थी स्पर्मेटोगोनिया में हो रही थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिल रहा था, वैसे oogonia में हो रही है तो क्या मिल रहा है, प्राइमरी oocyte मिल रहा है। प्राइमरी oocyte में हौले हौले धीमे धीमे क्या शुरू हो गया, मियोटिक डिवीजन। हुण मैं की मियोटिक डिवीजन हो रही सी, हाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शुरू तो हो गया पर अंत ना हो सका। मिले तो थे कहानी बन जाने को, मिले तो थे, खैर छोड़ो कभी और सुनाएंगे। यहां आ जाओ, प्राइमरी oocyte जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, कंप्लीटेड पीरियड टू द इवोल्यूशन। ये शुरू तो हो गया लेकिन कंप्लीट कब होगा, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले। बेटा पूरा ध्यान से देखते चलेंगे। स्पर्मेटो प्राइमरी oocyte जो है वो ये है, ये भी प्राइमरी oocyte है, ये वाला जो है ना ये प्राइमरी oocyte है। ये जन्म से पहले तक मियोसिस शुरू हुई। अब मियोसिस को और थोड़ा डिटेल करने की जरूरत है। डिटेल में कहां पे करूं, थोड़ा सा रुकें जरा, मैं इसको एडजस्ट करता हूं ताकि फिर से डिटेल शुरू हो उसमें। यहां आ जाइए बाबू, ये बाबू लोग यहां आ जाइए, इसको हटा देते हैं। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है बच्चे, आज समझ लीजिए, आज के बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए तो जाहिर है कि आप कुछ बेहतर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को हमारा नमन, हम शुरू में कह चुके। बेटा मियोसिस फर्स्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा ले लें मेरे साथ। मियोसिस फर्स्ट जो है उसमें 4 फेज है। पहला फेज है प्रोफेज फर्स्ट, ठीक हो गया। दूसरा फेज है मेटाफेज फर्स्ट। तीसरा फेज है, थर्ड वन इज एनाफेज फर्स्ट, है जी। उसके बाद फोर्थ फेज है बच्चा टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट हो गया, 4 फेज हो गई। मास्टर और बताओ क्या करना, बेटे और सुनो, अब
मेरे लाल। और सुनो यहाँ को देख के, और की बात यो है, ये चीज प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेज होती हैं। क्या क्या होती है बेटा? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। बहुत से बच्चे परेशान हो गए, अरे बोले जे क्या ले आए, डायाकाइनेसिस, जे तो हमने देखा ही नहीं। 11th की कमजोरी है, दूर नहीं होगी जल्दी भाई, सुन लीजिए। मियोसिस फर्स्ट जब शुरू हुआ बच्चे, मियोसिस फर्स्ट शुरू हो चुका था, नगाड़े बज गए थे। लैप्टोटीन से गुजरते हुए कारवा आगे बढ़ा पैकाइटीन, डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद जो डिप्लोटीन स्टेज आई थी यहां पर डिप्लोटीन डायकाइनेसिस, यहां पर आकर के बात रुक गई। जैसे ही आपका प्राइमरी oocyte मियोटिक डिवीजन में एंटर करा, वो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन को क्रॉस करते डिप्लोटीन पे जब पहुंचा है, तो वहीं पर क्या हो गया? बेबी का वावा हो गया, यानी बर्थ हो गया। वावा हो गया बेबी का, वावा हो गया, बर्थ हो गया। अब जब बर्थ हो गया तो मियोटिक डिवीजन जो चल रहा था वो रोक दिया गया। बोले सारा काम रोक दीजिए, बेबी हुआ है बे, मजाक समझो का, दावत उबत चलने दो, अभी सब प्रोग्राम रुक गया। ओवरी में जस का तस सब कुछ बंद हो गया। वो जो अधूरा था मियोसिस फर्स्ट, वो अधूरा ही रह गया। अब इंतजार होगा किस दिन का बच्चे? पीवर्टी का। तो क्या गुजरा? चाइल्डहुड का दौर गुजरा, चाइल्डहुड का दौर गुजरता चला गया, फिर आई पीवर्टी। पीवर्टी जैसे ही आया, ये वाला लाइन ध्यान से देखें, पीवर्टी जैसे ही आया, यहां पर क्या शुरू हो गया? पीवर्टी आते ही क्या शुरू हो गया? डिप्लोटीन जो अरेस्ट हो गई थी स्टेज, वो अरेस्ट अब हट गया। अब मियोसिस पूरी होगी, और जब पहला मियोसिस फर्स्ट, यानी मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस का पहला फेज जब कंप्लीट हुआ, तो रिजल्ट में क्या मिला आपको? सेकेंडरी oocyte मिला बेटा, सेकेंडरी oocyte मिला। मियोसिस फर्स्ट हो चुकी है, तो सेकेंडरी oocyte कैसा हो गया बच्चा? हैप्लॉइड हो गया। उसके बाद क्या है? यही सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है किस समय पे? ओव्यूलेशन के समय पे। ओव्यूलेशन आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा होगा, 14th डे पर होता है ओव्यूलेशन, तब सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। जैसे ही उसके बाद स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचता है और उसे फर्टिलाइज करता है, तो पहला काम क्या होता है? सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है ओवम में, और ओवम भी क्या है? हैप्लॉइड है। इस सब भाग दौड़ में हमने जो चीज छोड़ दी उस पर ध्यान देंगे। जब प्राइमरी oocyte जो है क्या बना? प्राइमरी oocyte 2n था, ऊगोनियम 2n था। जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बना, ध्यान देना, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बना, उस समय पे एक और सेल निकली जिसको कहा गया फर्स्ट पोलर बॉडी। बेटा क्या कहा गया? सॉरी, फर्स्ट पोलर बॉडी। इस पोलर बॉडी, उसके बाद जब सेकेंडरी oocyte ओवम बनी, तब भी एक पोलर बॉडी निकली, उसको क्या कहा गया? सेकेंडरी पोलर बॉडी या सेकेंड पोलर बॉडी। बेटा इन दोनों पोलर बॉडी का फंक्शन अगर कभी एग्जाम में दे देता है, तो हम क्या लिखेंगे? वी स्टिल डू नॉट नो देयर फंक्शन। हम आज भी अपना इनका फंक्शन नहीं जानते हैं। जब तक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम, तब तक हम इनका फंक्शन नहीं जानते हैं कि इनका काम क्या है। बस ये रिलीज होती है। सर जाती कहाँ है बेटा? डिजेनरेट हो जाती हैं बॉडी। जब ये डिजेनरेट हो जाती है बॉडी, इनका न्यूट्रिशन क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो ये कहानी जो oogenesis की आपके सामने मैंने रखी, यहां बता भी रखा है, ये एडल्ट लाइफ है, यानी कि प्यूबर्टी के बाद रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो जाता है, रिप्रोडक्टिवली फिट हो जाता है, रिप्रोडक्टिवली कैपेबल हो जाता है कोई भी फीमेल इंडिविजुअल इन केस ऑफ ह्यूमन। गेटिंग? आगे चलते हैं भाई। इस डायग्राम में काफी बात मुझे लगता हो गई है। अगला डायग्राम हमारे पास, ये कुछ बात मैंने आपको बताई थी, है ना, आप लिख भी सकते हैं एनसीईआरटी में कहीं पे, आपके हेल्प के लिए थी। आगे हम चल रहे हैं अगला डायग्राम। तो जैसे ही ये डायग्राम आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि हमको लगता है चैप्टर नंबर कौन सा आ गया बेटा? 5 आ गया। नई एनसीईआरटी में 5 और पुरानी में 6 चैप्टर में एंट्री हो गई है, जिसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक, तो पहला डायग्राम हमको मिलता है, और ये डायग्राम किसका है बेटा? न्यूक्लियो, हटो बे, कहां से आ गए बेटा? ये डायग्राम किसका है? न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है। बहुत बढ़िया डायग्राम है। कह रहे हैं किसका डायग्राम है? न्यूक्लियोसोम का। हम यहां लिख देते हैं न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है। न्यूक्लियोसोम जो वर्ड है, ये हमको देखने को मिलता है जब हम डीएनए की पैकेजिंग पढ़ रहे होते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ रहे होते हैं। आप सब जानते होंगे, एनसीईआरटी लिखती है कि एक सेल के अंदर
जो न्यूक्लियस है उसमें लगभग 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए रहता है। 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए रहता है। किसी ह्यूमन की बॉडी की सारी सेल्स के न्यूक्लियस से डीएनए निकाल लें और एक रस्सी बना दें और उस रस्सी पे जाना अगर संभव हो तो हम चांद तक जाके वापस आ सकते हैं, इतनी लंबाई है। ये तो खैर हो गया कि भाई पब्लिक को सुनाओ और जो है भौकाल मचाओ। अब अपने सिलेबस पे आ जाइए वापस। कह रहे हैं यहां पर कुछ मार्किंग हो रखी है, बेटा ध्यान से सुनना। ये जो बीच में है इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। आई होप ये चीज आपको विजिबल हो रही होगी। इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर और ये लिखा हुआ भी है साइड में, ये लिखा है साइड में हिस्टोन ऑक्टामर। अब हिस्टोन ऑक्टामर किस किस चीज से मिलकर बना है, पहला सवाल मेरा आपसे यही है। पहला सवाल हिस्टोन ऑक्टामर से सुन लीजिए। यहां पर कुछ प्रोटीन है H2A, H2B, H3 और H4। कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 इनकी 2-2 यूनिट प्रेजेंट होती हैं। 2 2 2 2 है, 2 2 नहीं 2 2। टोटल कितना हो गया? 8 यूनिट हो गई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टामर। अरे जे बात थी, जे बात तो थी। यहां पर सारी यूनिट जोड़ लो, कितनी हो गई? 8 यूनिट हो गई बच्चा। इसलिए क्या कहते हैं इसको? ऑक्टामर कहते हैं। दूसरी बात सुनो, इसको हिस्टोन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दीज आर दी यूनिट। ये जो H2A, H2B, H3, H4 है, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन की यूनिट है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन की यूनिट है। तो पैकेजिंग के लिए पहली चीज क्या मिल गई हमको? हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। एक और हिस्टोन प्रोटीन है जिसकी 2 यूनिट ना होके वो सिंगल होता है, उसका नाम क्या है? H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन। तो ये सारी हिस्टोन प्रोटीन क्या करती हैं? डीएनए स्ट्रैंड को रैप कराने में, पैकेज कराने में मदद करती हैं। पहला सवाल खत्म हो गया। दूसरा सुनिए अब आप। ये जो सांप की तरह लिपटा पड़ा है इसको हम कहते हैं डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सवाल आता है कि न्यूक्लियोसोम में क्या क्या? तो आप कहोगे हिस्टोन प्रोटीन है। इन चारों की तो 2-2 यूनिट और H1 की कितनी है? सिर्फ 1 यूनिट। मैं लिख देता हूं 1 यूनिट। और जो है वो है डीएनए का स्ट्रैंड। वो कितना होता है? 1:3/4। मैं लिख देता हूं यहां तो 1:3/4 स्ट्रैंड या हेलिक्स कह दीजिए डीएनए का जो प्रेजेंट होता है। स्ट्रैंड या हेलिक्स कह दीजिए डीएनए का जो प्रेजेंट होता है। कुछ किताबें लिखती हैं लेस देन 2 राउंड, तो 2 राउंड से कम होता है ऐसा कह दीजिए, या फिर एग्जैक्ट देखना है तो 1/3/4, यानी कि एक तो पूरा लपेटा लग जाएगा और उसके बाद 3/4 डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो इस पे रहेगा, बाकी निकल जाएगा बाहर। तो 1/4 जो स्ट्रैंड बाहर निकल जाता है वो क्या बनाता है बेटा? लिंकर डीएनए बनाता है। लिंकर डीएनए बनाता है। न्यूक्लियोसोम से एक क्वेश्चन हम और आपके लिए लाए हैं। न्यूक्लियोसोम में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस कितने होंगे? न्यूक्लियोसोम में टोटल N2 बेसिस कितने होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं? तो बेटा जवाब है इसमें 200 होते हैं। आप मुझे बताएंगे कि इसमें जो लिंकर डीएनए है, लिंकर डीएनए में आउट ऑफ 200 हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट इन लिंकर डीएनए? यह आपका क्वेश्चन हो गया होमवर्क का। आप होमवर्क का क्वेश्चन कमेंट में लिख के बताओ कि आउट ऑफ 200 बीपी यानी बेस पेयर, ऐसे लिखते हैं बेस पेयर, उसमें से लिंकर डीएनए में कितना प्रेजेंट होता है, कितना बेसिस प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या रहेगा बेटा? होमवर्क रहेगा। तो ये न्यूक्लियोसोम की बात हो गई। न्यूक्लियोसोम के बारे में एक लाइन और सुन ले जो मुझे बड़ा मददगार लगती है, जो आ सकती है पेपर में। वो ये कहते हैं न्यूक्लियोसोम कैसा दिखता है? तो ऐसा दिखता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग। बीट्स ऑन स्ट्रिंग, एक धागे पर जिस तरह मोती दिखाई देते हैं उस तरह डीएनए को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं हाई पावर माइक्रोस्कोप में तो लगता है कि डीएनए का जो धागा है उसमें छोटे छोटे मोती हैं, और वो मोती क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम मोती होते हैं। वो न्यूक्लियोसोम होता है असल में। मोती क्या होते हैं? मोती की तरह जो दिख रहा है बेटा स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोसोम होता है। ठीक, उसके बाद क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन फाइबर, और फिर आगे जाकर के वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाता है। जब डीकंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए तो थ्रेड लाइक दिखाई देता है, ऐसा जैसे फैला हुआ धागा, आपका बहुत लंबा सा धागा फैला लो ऐसा डीएनए दिखता है। बेटा अगले डायग्राम पे चलते हैं। समय बड़ा कीमती है, बहुत समय से समय को लगाइए और समय से कुछ ऐसा बनाइए कि अपना समय बदल जाइए। समझ आ गया? अच्छी बात है। नहीं, हाँ और भी अच्छी बात है। आप ये समझो फिलहाल, वो समझ ना आए चलेगा, पर ये नहीं आया तो नहीं चलेगा वे। इधर देखिए, अगली बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास क्या है? कह रहे हैं एक स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है
किसका? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। हो तेरी मैं की वो है क्या? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें हो रहा है बेटा, 3 चीजें हो रहा है। कौन कौन सी? प्रमोटर हो रहा है, एक तो प्रमोटर हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? टर्मिनेटर हो रहा है, और तीसरा क्या होता है बेटा? तीसरा होता है जिसको ये टेम्पलेट स्टैंड, जिसको हमें क्या करना पड़ती है? ट्रांसक्राइब करना पड़ती है। टेम्पलेट स्टैंड होती है जिसको हमें क्या करना पड़ती है? ट्रांसक्राइब करना पड़ती है। एक बात। दूसरी बात सुनिए, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए नु देख देख के की बनाना पड़ा है भाई, आरएनए। डीएनए नु देख देख के आरएनए बनाना पड़ा है इस प्रोसेस में। किसमें? ट्रांसक्रिप्शन में। जय मास्टर, इसमें बताइए जरा और क्या हो रहा है? टेम्पलेट स्टैंड को आप स्ट्रक्चरल जीन भी कह सकते हैं भैया, देख लो। कुछ बच्चे परेशान हो गए, बोला मास्टर साहब ने क्या लिख दिया जी। स्ट्रक्चरल जीन भी कह सकते हैं टेम्पलेट स्टैंड को, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल जीन और टेम्पलेट स्टैंड में कोई फर्क नहीं है। इसी को देख करके तो हमने क्या बनाना है? ट्रांसक्रिप्शनल, वो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाना है। एक बात और बता दें, एक तो क्वेश्चन इतने प्यारे प्यारे हैं, क्या करें। आप लोग जो है जिस हिसाब से पहली वीडियो को प्यार दिए हैं, वो ऐसा मन करता है ना सारा क्वेश्चन यही बोल के चले जाएं एक ही वीडियो में कि जाओ कर लो बोर्ड में, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बेटा ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यहां पर जो स्ट्रैंड क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। वो कौन सा स्ट्रैंड है बेटा? 3' to 5' स्ट्रैंड है। मास्टर साहब 5' to 3' की कोई ट्रांसक्रिप्शन ना होकर ना होती है, सिर्फ इसकी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं दोनों स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होती है, तो आपको एनसीईआरटी तक जाना पड़ेगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और एनपीसी एजुकेशन आपके ऑफलाइन सेंटर से जुड़े हैं, वो ये बात जानते हैं, क्योंकि उनके नोट्स में क्या है? ये बात लिखी है आपके लिए। जो लोग अभी ऑफलाइन सेंटर हमारे नहीं आ सकते, उनके लिए भी बढ़िया चीजें तैयार की जाएंगी। एनपीसी लगातार ग्रो कर रहा है, वो भी आप लोगों की वजह से। तो आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार और उससे ज्यादा प्यार दें जितना पिछली वीडियो को दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं, हमारी टीम कोशिश कर रही है कि और भी सब्जेक्ट्स की ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आए जो आपके प्री बोर्ड या जो फाइनल बोर्ड है उसके नंबर को लगातार बढ़ाएं और बड़ा स्कोर बनाएं। जैसा कि आप उस पर भी देख पा रहे हैं, थंबनेल पे हमने 70 आउट ऑफ 70 लिखा हुआ है। हम लोग ये 69 68 पे भरोसा नहीं करते हैं, सच बताएं। 70 वाले को दुनिया याद रखेगा, 70 में से 70 वाले को दुनिया याद रखेगा। जिसका 69 68 आया, ऐसा बहुत भीड़ है बाजार में। आगे आई, पीछे आई, इधर आई, इधर आओ, सब लोग इधर आओ, उठ के नहीं आना है, ऐसी आओ। ध्यान से देखेंगे भाई, अब ये हमारे पास कुछ सिस्टम बनी हुई है। ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बच्चा। क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यहां पर 3' से 5' एक स्टैंड जा रही है और दूसरा स्टैंड कहां जा रही है? 5' to 3' जा रही है। क्योंकि ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये हमारे जो भाई साहब हैं इनको कहते हैं प्रमोटर, इनको कहते हैं प्रमोटर। और दूसरे हमारे भाई साहब हैं, इनको क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। यानी कि मास्टर साहब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो शुरू कहां से होगी? प्रमोटर शुरू होगी, और बंद कहां पे हो जाएगी? रुक कहां पे जाएगी? जहां टर्मिनेटर होगा। बहुत बढ़िया, दो बातें क्लियर हो गई। सो प्रमोटर क्या करता है? इट स्टार्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्मिनेटर? द फंक्शन इज टू स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन और द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, प्रोसेस यहां स्टार्ट होती है प्रमोटर की हेल्प से, टर्मिनेटर की हेल्प से बंद हो जाती है। तो कितना डीएनए का स्ट्रैंड है जिससे आरएनए बनेगा? इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल जीन। ये डीएनए की वो लेंथ है जिससे अभी हम आरएनए बनाने वाले हैं। तो अब ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा कि 3' to 5' वाला जो स्ट्रैंड है उसी डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए स्ट्रैंड बनेगा। तो बनेगा किससे? नहीं, 5' to 3' से नहीं बनेगा। तो ध्यान देंगे, जो प्रमोटर लगता है या टर्मिनेटर लगता है बेटा, वो किसे देख के लगता है? बहुत प्यारा सवाल बता रहे हैं इस समय आपको। वो बेटा देख के लगता है कोडिंग स्ट्रैंड को। समझ रहे हो? प्रमोटर और टर्मिनेटर किसे देख के लगते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड को। और ट्रांसक्रिप्शन होती किस स्ट्रैंड की है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की। अच्छा, ये हरी वाली जो लाइन है, हरा वाला जो स्टैंड है ग्रीन वाला, इसको देख करके लगता है प्रमोटर और टर्मिनेटर। जबकि जो आउटपुट निकलेगा, जो आरएनए बनेगा, वो इस नीले वाले ब्लू कलर वाले डीएनए स्टैंड को देख करके निकलेगा। तो आप ब्लू ग्रीन को छोड़ दीजिएगा, आप प्राइम करके याद करिएगा, नहीं तो फंसेंगे। अब अगर इसको कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं तो बेटा दूसरे वाले को क्या कह देंगे? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अरे घुमा सकता है, पर आप लोग घूमेंगे नहीं, क्योंकि आप कहां जुड़ रहे हैं? आप एनपीसी एजुकेशन हब में जुड़ रहे हैं।
अगर इसको टेम्पलेट तो इसको क्या कहेंगे, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। तो ये रही ट्रांसक्रिप्शन की कहानी। अब दो सवाल आपसे पूछने हैं, मेरा बड़ा दिल चाह रहा। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो प्रोकार्योट में सेल के किस हिस्से में होती है? द रीजन ऑफ सेल in case of prokaryotes where the transcription takes place, the answer is cytoplasm। अब आ जाइए क्या यूकार्योट में बताइए ट्रांसक्रिप्शन कहां होती है? सो इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। है मास्टर, यो कमाल की बात बता दी है भाई। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकार्योट में कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। और ट्रांसक्रिप्शन यूकार्योट में कहां होती है? न्यूक्लियस में। क्योंकि प्रोकार्योट में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ओ जी, लो जी, हो गया जी, हैं जी, आगे चल रहे हैं जी। बढ़िया बढ़िया बातें सुनते रहिए, मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले तो खोज लीजिए। अरे ये क्या दिखा दिया भाई, ये चीज क्या हो रही है? तो बेटा ये देखो जरा क्या हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करती है, कर दिए, वेरी गुड, हो गई, हो गई। यह है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है बच्चा? प्रोकार्योट है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकार्योट है। सो प्रोकार्योट में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। कैसी होती है? सिंपल होती है और साइटोप्लाज्म में होती है। ध्यान देंगे यहां पर 3 स्टेप होते हैं मेनली। एक है इनिशिएशन, द सेकंड वन इज एलोंगेशन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेशन। समय भले 2-3 मिनट ज्यादा लग जाएं, कंसेप्ट इतना टाइट करके पकड़ लो ना, ऐसा समझ लो कि उससे सवाल अगर आ जाए कटना नहीं चाहिए। बता रहे 5 नंबर का क्वेश्चन बनती है यहां से, ठीक है। यहां देखिए इनिशिएशन में क्या होता है बेटा, ये जो डीएनए का हेलिक्स है, डीएनए से तो आरएनए बनाओगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं ना कर रहे हो। तो यहां पर क्या होता है, जो प्रमोटर है इसके पास एक फैक्टर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। जैसे ही सिग्मा फैक्टर प्रमोटर की तरफ आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा, सिग्मा फैक्टर किससे जुड़ा? आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहां पर शुरू हो जाएगी। ये शुरुआत है, इनिशिएशन है ट्रांसक्रिप्शन का। और ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के बाद होती है इलॉन्गेशन। आप खिंचता हुआ देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये येलो कलर का क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। और आरएनए पॉलीमरेज, देखिए सिग्मा फैक्टर का काम होता है शुरुआत कराना। उसके बाद सिग्मा फैक्टर कहते हैं तुम कौन हम कौन, हम न जान तुम वाले। सिग्मा फैक्टर उसके बाद हट जाती है और आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? बहुत तेजी से दंदनाता हुआ जा रहा है, आरएनए बना रहा है, बहुत मस्त एकदम झब्बाट तरीके से। अब आएगा थर्ड स्टेप, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होती है, एक फैक्टर है हमारा रो फैक्टर। रो फैक्टर कहता है जी सुनते हो किससे? आरएनए पॉलीमरेज से। कहता है तुहार काम खत्म हो गवा, तो हमारे साथ चले ना, तो हमारे साथ चले ना, तुम निकल जाए हैं। और कौन बनिए हैं? आरएनए बनिए हैं। आरएनए बन जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर ज्वाइन करके टर्मिनेशन कराता है। आरएनए पॉलीमरेज को अलग ले जाता है और अलग ले जाके फिर आप समझ रहे हैं स्टेम ठंड चल रही है, चाय वाय पिलवाएगा 2 एकदम। और ये प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट हुई। बेटा कुछ सवाल हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बड़े प्यारे सवाल। पहला सवाल, इनिशिएशन कौन सा फैक्टर कराएगा? सिग्मा। टर्मिनेशन कौन सा कराएगा? रो फैक्टर कराएगा। एक और बात सीख लें, प्रोकार्योट में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, ट्रांसलेशन स्टार्ट्स अलोंग विद इट। जैसे ही आरएनए बनना शुरू होता है, यहीं पर क्या लग जाएंगे? राइबोसोम लग जाएंगे, ऐसे करके, ऐसे स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। और ट्रांसलेशन भी साथ साथ करते हैं, क्योंकि प्रोकार्योट में कहीं कोई जाना है नहीं भैया। ट्रांसक्रिप्शन भी जब साइटोप्लाज्म में होनी है और ट्रांसलेशन भी जब साइटोप्लाज्म में होनी है, तो देर दवारी किस बात की है? या तो ये होता कि यूकार्योट की तरह ट्रांसक्रिप्शन होता न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन का होता साइटोप्लाज्म में। तो कहीं जाना था, अब जब जाना था तो फिर तुरंत काम शुरू नहीं कर सकते नहीं, पर यहां कहीं जाना नहीं है। तो कई बार क्या होती है बच्चा, ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। किसमें? प्रोकार्योट में। कहो अच्छा क्वेश्चन था, कहो। एक तो कहते नहीं है, कहते नहीं है। चलो आइए, अगला जो हमारे पास है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकार्योट्स। सो यूकार्योट्स में ट्रांसक्रिप्शन आप ध्यान से देखेंगे, कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यहां पर हो गई है, ट्रांसक्रिप्शन हो गई और हमारे पास क्या बन गई? आरएनए बन गई। ठीक है, इसको कहते हैं HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, बन गई। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद बच्चे यूकार्योट्स में 3 प्रोसेस होते हैं, एक कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। मेरा दावा है आपसे, आपके स्कूल में जितने प्री बोर्ड हो चुके हैं, भले किसी भी स्कूल में रहे हो आप, किसी एक प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आया है। या तो
छुपा के पूछ लिया या फिर दिखा के पूछ लिया। कह रहे हैं कि ये 3 जो प्रोसेस है ये जरूर आए होंगे। एक क्या, कैपिंग, दूसरा मैं अपने हाथ से लिखूंगा यहाँ पे, वो क्या है बच्चे, टेलिंग, टेलिंग यानी टेल लगाना, कैपिंग मतलब केप लगाना, कैप लगाना, और तीसरा क्या हो गया बच्चा, स्प्लाइसिंग हो गया, स्प्लाइसिंग। ठीक, अच्छे से खुल के समझ लेंगे। यहां पर क्या होता है, मेरी बात दोबारा सुन लो, मैं रिपीट कर रहा हूं। यूकार्योट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहां होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस में जब आरएनए बन जाता है तो आरएनए को फिर न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आना है ताकि उसका ट्रांसलेशन शुरू हो सके। ठीक है, अब वो न्यूक्लियस से निकले और ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म जाए, बीच में कोई एंजाइम मिल गया, काट खुतर पुतर के सब उनने ऐसी तैसी कर दी आरएनए की, सब दुनिया खराब कर दी, जिंदगी बर्बाद, लुट गए सब। तो इस वजह से आरएनए की बड़ी पैकेजिंग करी जाती है, बड़ा पैक करके भेजते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा, अब वो ऑनलाइन ऐसी उठा के दे दें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या कोई किताब आपकी हो सकती है, वो उठा के ऐसी दे दी जाए, तो वो क्या करेगा, किताब को ऐसे फेंकता फांकता लाएगा गाड़ी में, कहीं फट गई, चिर गई है, 2-4 पन्ने गायब हो गए, उसके बाद आपके घर तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल गंदी उंदी हो गई है। तो फिर क्या होगा, उससे वो चीज नहीं पहुंचेगी जो देख करके आपने ऑर्डर करा था, और कंपनी जो आपको देना चाहती थी या जो बुक स्टोर वाला आपको देना चाहता था वो नहीं पहुंचा। तो इसी वजह से क्या करते हैं, उसकी रैपिंग बढ़िया से उसको तैयार कर लिया जाता है, ढक फुक के बेचते हैं आपको पैक करके। ऐसे ही क्या होता है, यहां पर जो न्यूक्लियस से निकला है कौन, आरएनए, उसके साथ 3 प्रोसेस होंगे, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। कैपिंग में क्या होता है, मास्टर साहब कैप लगाई जाती है, वो भी कहां लगाई जाती है, सवाल सुनते रहना, हर लाइन सवाल है अपने आप में, क्वेश्चन है। 5 प्राइम एंड पे लगती है कैप, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कैप का नाम क्या है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी हाँ, मैं कैप का नाम लिख देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे करके देख रहे हैं, पता नहीं कैसे करके, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या हो गया बच्चा, ये हमारा कहलाया कैप, इसको कहते हैं कैप। बच्चा ये क्या हो गया, हमारा कैप हो गया। अब अगला देखिए, अगला है टेलिंग। टेलिंग का क्या प्रोसेस है, वो है पॉली एडेनाइलेशन, दिस इज टेलिंग बेसिकली। टेल कहां लगाई जाती है भैया, ये रही टेल, पॉली ए टेल रही, कहां लग रही है बेटा, देखो 3 प्राइम एंड पे लग रहा है। अरे बोलते नहीं है, देख बोलोगे भी तो आवाज कैसे आएगा, खैर छोड़ो। 3 प्राइम पे क्या लगा दिया, पॉली ए टेल लगा दिया। पॉली ए का मतलब है जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, उसको कई बार ऐसे ऐसे ऐसे, अरे 100, 150, 200, 300 बार लगा दो। सर इसके लगाने से फायदा क्या हुआ, में अगर किसी एंजाइम ने अटैक करा भी, आगे से करेगा तो कैप की वजह से ना एंजाइम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि आरएनए है, इधर टेल की वजह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और कर भी लेगा और उसको कट करना शुरू करेगा तो हमारा मेन जो आरएनए है वो कट नहीं होगा, जो सीक्वेंस, जो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर जा रही है वो कट नहीं होगी। कट होगा तो क्या, पॉली एडिनाइलेटेड टेल कट हो जाएगी, पॉली ए टेल कट हो जाएगी। 2 काम। तीसरा काम सुनिए, आरएनए स्प्लाइसिंग इज द थर्ड वन। कलर चेंज कर लें क्या, कलर चेंज कर लें, बात बन सकती है, कोशिश करने का जा रहा। ये हो गया आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है जी। आरएनए स्प्लाइसिंग तीसरा स्टेप है। इसमें ये चीज जो लगी है इनको कहते हैं स्नर्प्स, SNPS, स्नर्प्स बोलते हैं। ये क्या करेंगे, ये आरएनए के अंदर से ऐसे स्टैंड को हटाएंगे जिसको इंट्रॉन कहा जाता है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, नॉन ट्रांसलेटेड है ये ट्रांसलेशन में यूज नहीं होगा, इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, इस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इंट्रॉन्स हटा दिए जाते हैं, जबकि एक्सॉन क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसमें से जब देखिए यहां से यहां आए तो स्प्लाइसिंग जो है कंप्लीट हुई है। तो यहां पर क्या हो गया है बच्चा, इंट्रॉन गायब हो चुके हैं, सिर्फ एक्सॉन बचे हैं। तो हमारे पास जो ये mRNA निकल के आया, जिसको मैसेंजर आरएनए इन्होंने कहा है, शॉर्ट में mRNA कहते हैं, इसमें 3 चीजें लग चुकी हैं अब फाइनल। ये चीज है जो साइटोप्लाज्म में जाएगी, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगी। क्या क्या सर जी, एक तो जो कैप लगी हुई है, ठीक है बेटा, दूसरा क्या लगा है सर जी, एक तो जो टेल लगी हुई है, वेरी गुड, और सर जी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन है, यानी कि इसमें सिर्फ वही रीजन है जिसका ट्रांसलेशन होगा, इंट्रॉन हट चुके हैं। तो ये जो mRNA आपको मिला, HNRNA से जो mRNA मैच्योर मिला, इसके पीछे 3 स्टेप लगे। मैंने बताया आपको शुरू में, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। बहुत बढ़िया प्यारी बातें चल रही हैं, बहुत खूबसूरत बातें चल रही हैं। इधर को आ जाइए ज़रा।
इसको अरे किधर भी करो, हमें तो जगह नहीं मिल रही है। देखिए इसको नीचे कर देते हैं। हमें असल में आपको एक बात बतानी है। यहाँ पे देखो जरा सारे लोग, बात सुनो क्या है, बहुत कमाल की बात है। कह रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज कौन से आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, बताएंगे। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ध्यान रखना, ध्यान से दो। कह रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज, पूरा नहीं लिख रहे हैं भैया हम, आरएनए पॉली लिख के छोड़ रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो बेटा ये रहा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सवाल यहीं पे तो बनेगा। अरे नाजिम सवाल यहीं पे तो बनेगा। हाँ जी बेटा सुनिए क्या सवाल बनेगा। कह रहे हैं आरएनए फर्स्ट कौन से आरएनए को क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। सो इट इज आरएमटी। आरएमटी की बात चल रही है। आरएमटी क्या मास्टर साहब, योर ट्रिक है भैया। आरएमटी घड़ी की एक कंपनी है टीएमटी, हमारी एक कंपनी है आरएमटी। ऐसा बिल्कुल गलत है, हमारी ऐसी कोई कंपनी नहीं है। हमारा तो यूट्यूब चैनल है जिसको आप प्यार देते रहते हैं, वो है एनपीसी एजुकेशन हब और बचा ऑफलाइन सेंटर। ठीक है जी, ये है आरएमटी। तो आरएनए को कौन बनाएगा, फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, एमआरएनए को सेकंड और टीआरएनए को थर्ड। कभी नहीं भूलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद करिए और आरएमटी याद कर लीजिए बेटा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम अगले डायग्राम की तरफ। और ये आपके टीवी स्क्रीन पे क्या कह रहे हैं, टीआरएनए का फोटू टीआरएनए यानी ट्रांसलेशन चलेगी। अगले डायग्राम में दिखाइए, क्या नहीं दिखाइए, इधर ही देख लो बेटा। टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। मास्टर साहब क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताया जा रहा हो धड़ापड़, बेटा यही तो करना है, यही तो करना है। सॉल्युबल आरएनए का टीआरएनए का दूसरा नाम क्या है, सॉल्युबल आरएनए है। ठीक, इस डायग्राम को जरा आप देखें। तो हमारे पास टीआरएनए है, टीआरएनए को क्या कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए कहते हैं बेटा, ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक बेटे, जो लोग 19 से पहले की एनसीईआरटी देखेंगे टीआरएनए ऐसा नहीं दिखता था, असल में पहले भी दिखता था। टीआरएनए के दो होते हैं, एक 2D स्ट्रक्चर है, एक 3D स्ट्रक्चर है, कभी डिटेल में बात करेंगे आपके साथ। फिलहाल ये क्लॉवर लीफ आपके सामने आ गया, इन्वर्टेड एल शेप है आपके पास। इसमें क्या दिखाया गया है, कुछ बातें हैं जिन पे मैं ध्यान लाऊंगा, ऐसा नहीं मैं कुछ नया निकाल के ला रहा हूं, मैं सिर्फ आपका ध्यान ला रहा हूं डायग्राम पे। जैसे अमाइनो एसिड कौन सी जगह लगता है, आज पहली बार मेरे ख्याल से बच्चों ने ध्यान दिया होगा, कुछ को छोड़ दें तो। अमाइनो एसिड लगता है 3 प्राइम पे, 3 प्राइम एंड पे लगेगा, ध्यान देना। अगर ये स्ट्रक्चर कल को 4 बन के आ जाए, पूछे गलत कौन सा है, तो आप ध्यान देना, अगर ये अमाइनो एसिड 5 प्राइम पे लग गया, ये गलत हो गया, क्योंकि अमाइनो एसिड है ये सेरीन अमाइनो एसिड है। ये कहां लगा हुआ है बेटा, 3 प्राइम पे। अब ये किसका फोटो है, ये टीआरएनए का। इन्वर्टेड एल है, देखो सीधा एल ऐसा, इन्वर्टेड एल ऐसा, ऐसी तो दिख रहा है, ये इन्वर्टेड एल शेप है। ठीक बेटा, ये वाली साइट कहलाती है, इसको कहते हैं, इस पे जो मेंशन है वो है एंटी कोडॉन। और कोडॉन किस पे होंगे, एमआरएनए पे। और मास्टर साहब ये बात थी, हाँ यही बात थी भाई, एमआरएनए का ही तो ट्रांसलेशन न कराएंगे। एमआरएनए पर जो कोड है, जो कोडॉन है, उसका अपोजिट किस पे होता है, एंटी कोडॉन पे। वही टीआरएनए आकर जुड़ेगा जिसके पास इसका अपोजिट कोडॉन प्रेजेंट होगा। मेरी बात समझ गए, बोलो भाई। एमआरएनए पे तो बहुत सारे कोड हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से कोड बन रहे हैं, जेनेटिक कोड है ना, 3-3 के बनते हैं। तो यहां पर मान लीजिए AGU लिखा है, तो टीआरएनए बहुत सारे बाजार में घूम रहे हैं, बाजार में मतलब साइटोप्लाज्म में। वही टीआरएनए यहां आके लगेगा जिसके पास इसका अपोजिट कोड हो। जैसे ए का अपोजिट क्या है, यू, आरएनए में तो यू होता है ना, डीएनए में होता है वो टी जो होता है, ए का यू, जी का सी, यू का ए। तो ये अपोजिट यानी एंटी कोडॉन, एंटी मतलब अपोजिट, जिस टीआरएनए पे होगा वही टीआरएनए आकर के लग जाएगा। उसमें जो अमाइनो एसिड लगा हुआ होता है वो इस कोड के अकॉर्डिंग लगा हुआ होता है, यूसीए का सेरीन हो गया। तो इस हिसाब से जब 2 टीआरएनए साथ में आते हैं, 2 अमाइनो एसिड पास आते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल करके उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और जब अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो आप जानते हैं हौले हौले धीमे धीमे प्रोटीन बनता है। द चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड ना। बॉन्ड का कौन सा नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड ना, पेप्टाइड लिंकेज भी तो क्या कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये वाली बात हमने जरा समझ ली। एक बात मैं आपको चलते चलते बता दूं तेजी से, कह रहे हैं स्टार्ट कोडॉन क्या होती है,
स्टार्ट कोडॉन एक ही होती है, उसका डुअल फंक्शन होती है, वो AUG है। इट ऑल्सो कोड फॉर दी अमाइनो एसिड, और नाम क्या है बेटा, मैथियोनीन। दूसरी बात सुन लीजिए, स्टॉप कोडॉन कितने होते हैं, माँ साहब 3 होते हैं। मैं तो भूल जाता हूं, मैं तो भूल जाता हूं। तो यहां देखिए UUA, UGA, UAG। तो ध्यान दें, इसमें क्या है, U आया गया, U गया आया, U आया गया। पहले तो खाली आया आया, फिर गया आया, फिर आया और गया। ठीक, UAA, UGA, UAG, ये 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन है। मां साहब ये कौन से अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, तो बेटा ये करते हैं झिंगालाला अमाइनो एसिड को। हाँ जी, किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते बे, कोड करते तो स्टॉप कोडॉन क्यों कहा जाता है इन्हें, क्यों रुकती ट्रांसलेशन, चलती ना रहती। वेरी गुड। अगले डायग्राम की तरफ आते हैं आपके टीवी स्क्रीन पे। मैं ये मानता हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पर लैक ऑपेरॉन की अपनी ही एक इमेज है। लैक ऑपेरॉन के लेके बच्चा बड़ा परेशान रहता है, बोले और बहुत मुश्किल है। कोनो मुश्किल नहीं ना है। इधर रुक जाइए जरा, एक बार और देख लेते हैं ये क्या प्रोग्राम है हमारे पास। ये हो गया, आहा, वेरी गुड। उसके बाद इवोल्यूशन में एंट्री हो रही है। ये देखें, लैक ऑपेरॉन बड़ा प्यारा है। सबसे पहली बात मेरी आपसे ये रहेगी कि ओपेरॉन क्या होते हैं, बताएं मुझे। ओपेरॉन आर दी ग्रुप ऑफ जीन्स, दीज आर दी ग्रुप पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स। कुछ जीन्स का सेट होता है ओपेरॉन। ठीक, लैक ओपेरॉन में लैक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर है लैक्टोज को। अरे बहुत जबरदस्त बातें बता रहे हैं, देख लो, सब क्वेश्चन है ये। तो लैक ओपेरॉन में लैक किसको रिप्रेजेंट करता है, लैक्टोज को। अब सुनिए, 2 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। ध्यान देंगे, यहां पर कुछ एक जीन है, PI इंड्यूसर हो गया, ऑपरेटर हो गया, O फॉर ऑपरेटर, P फॉर प्रमोटर हो गया, और यहां पर क्या है, ZYA। 3 जीन के नाम हमको दे रखे हैं। ठीक, हुआ क्या, जो हमारा I जीन है यहां पर, ये क्या करता है, रिप्रेसर mRNA बनाता है। ये DNA में है, DNA का स्ट्रैंड है, ऐसे समझ लीजिए, वहां पर है ये जीन प्रेजेंट। तो DNA से क्या बनेगा, RNA, mRNA मेन होता है। mRNA रिप्रेसर mRNA बना, इससे क्या हुआ, ट्रांसलेशन के बाद रिप्रेसर क्या बना, प्रोटीन बना। एक रिप्रेसर प्रोटीन बना। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता था, ये जाकर के यहाँ बाइंड कर जाता था ऑपरेटर पे, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज जो यहाँ से चला था, RNA पॉलीमरेज कहाँ नहीं जा पाया, कभी आगे नहीं जा पाया। किसने रास्ता रोका, रिप्रेसर प्रोटीन ने रास्ता रोका। अगर RNA पॉलीमरेज आगे जाता तो वो Z का भी RNA बनाता, Y का और A का भी RNA बनाता, पर ऐसा हो ना सका है, पर ऐसा हो ना सका। रिप्रेसर, देखिए क्या हुआ है यहाँ, रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर रीजन O एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। जो मैंने आपसे कहा वही तो किया रिप्रेसर ने। रिप्रेसर गए, जाके ऑपरेटर पे चिपक गए, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज बोले हट रहो ना हट रहो, बोले ना हटंगो। जब वो ना हटो तो RNA पॉलीमरेज आगे ना गो तो कोई ट्रांसक्रिप्शन ही ना भाई। अब केस नंबर 2 सुनिए, यहां पर फिर से क्या हुआ, I जीन ने रिप्रेसर mRNA बनाया, बहुत बढ़िया। रिप्रेसर mRNA से क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बना। पर उस दिन हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट था सॉल्यूशन में। तो बेटा जी ये सेकंड कंडीशन कब है, जब लैक्टोज क्या है, अरे मैं दिख रहा हूं, आपको दिख रहा है, लैक्टोज प्रेजेंट है। और ये कंडीशन कब है बेटा, जब सॉल्यूशन में मीडियम में लैक्टोज क्या है, एब्सेंट है। तो याद रखिएगा, वो कंडीशन देगा कि लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, ये होगा, यानी कि आगे काम नहीं बढ़ेगा। और अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो फिर आगे काम क्यों बढ़ गया, ध्यान देना, क्योंकि लैक्टोज जो है उसने क्या कर लिया, लैक्टोज बिहेव एज अ इंड्यूसर हियर। लैक्टोज क्या कर गया, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर गया। अब ये किसी क्रम के नहीं रहे, ऑपरेटर पे जा नहीं पा रहे। हमारा RNA पॉलीमरेज चुक 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 चुक, गाड़ी चली, RNA पॉलीमरेज आगे निकल गया। उसने पहले प्रमोटर ऑपरेटर को, आपको रोकने वाला नहीं है ना, उसने Z को, Y को, A को क्या कर दिया, ट्रांसक्राइब कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन कर दी, और हमारे पास मिला लैक mRNA, जो हरो जो है ना, ये लैक mRNA हमको मिल गया। अब इससे क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी। यहां तो ट्रांसक्रिप्शन हो गई भाई, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन। अब यहाँ एंजाइम बनेंगे, एक तो बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, दूसरा बनेगा परमीएज एंजाइम, और तीसरा बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो ये 3 एंजाइम बन गए। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सिस्टम ये बताता है कि हमारे जो जीन है वो स्विच ऑफ और स्विच ऑन होते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन।
इकोलाई में, इकोलाई का बेसिकली हमने लिया है, बेसिक जो प्रोकार्योट्स होते हैं, जब हमारे पास लैक्टोज नहीं था तो हमें इन एंजाइम की जरूरत भी नहीं थी, तो बॉडी ने क्या करा, ये जीन क्या हो गए, स्विच ऑफ हो गए। लेकिन जब मीडियम में लैक्टोज आया, इकोलाई को अब ग्लूकोज नहीं मिल रहा था, तो लैक्टोज को ब्रेक करके बनाना था, हमें ग्लूकोज बनाना था। आप जानते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं, उसमें लास्ट उसमें लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, आपको पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया तो चैनल को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, आएगा वीडियो आएगा उसका भी। चलिए, तो यहां पर क्या था, लैक्टोज अगर प्रेजेंट था तो हमें एंजाइम की जरूरत थी, तो हमने क्या करा, यहां पर लैक्टोज ने अपने आप ही ऐसा काम सेट कर दिया कि हमें एंजाइम मिलने शुरू हो जाएं, क्योंकि उसने रिप्रेसर प्रोटीन को रोक लिया, बोला ओए बत्ती बुझा के मता, नो स्विच ऑफ, बिकॉज टुडे आई एम हैविंग लैक्टोज। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज, इस तरीके से इनके अपने अपने काम रहते हैं। तो ये था लैकोपेरॉन आपके सामने। इसके साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हमने क्या करा, किनारे लगा दिया। मेंडल पहले किनारे लगा चुके हैं हम, यानी कि वो वाला चैप्टर ना शुरू, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब आते हैं इवोल्यूशन पे। इवोल्यूशन हमारी यूनिट का तीसरा और आखिरी चैप्टर है। इसमें सबसे पहली बात ये होगी, ये जो एपरेटस है बड़ा काम का एपरेटस है। दो लोग थे, यूरे और मिलर। हालांकि मिलर को ज्यादा ख्याति मिली है, मिलर का एक्सपेरिमेंट के नाम से हमारे पास ये दे रखा है। मिलर ने ऑपरेन और हेल्डन की थ्योरी, आप पढ़ते होंगे इवोल्यूशन में, ऑपरेन और हेल्डन की थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अगर कोई दे रहा है तो वो ये आदमी दे रहा है, मिलर दे रहा है, ये एपरेटस दे रहा है हमको। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने ऐसा एपरेटस डिजाइन किया जिसमें बिल्कुल वही कंडीशन रखी गई जो एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इस अर्थ की कंडीशन रही होंगी। हम सब जानते हैं लगभग 20 बिलियन ईयर पहले जो यूनिवर्स बना, उसके बाद अर्थ बना, अर्थ के 500 साल बाद, अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर बाद क्या आया, लाइफ आया हमारे पास, है ना। 4.5 एक टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद 4 जो है बिलियन ईयर, यानी कि 4000 मिलियन ईयर जो है हमारे था जब लाइफ आई थी हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, मुझे लग रहा है कहीं कंफ्यूजन हो रही है। तो 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ बन रही है हमारी, और इसको हम लिख सकते हैं 4500 मिलियन। ठीक, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एनपीसी आपके साथ है। आगे सुनिएंगे, तो वो कब बनी है अपने पास, वो कब बनी है, कौन, लाइफ जो कह रहे हैं उसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है 500 आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि लगभग 4 बिलियन ईयर एगो, 4 बिलियन ईयर एगो लाइफ यहाँ पे ओरिजिनेट होना शुरू हुई, यानी कि 4000 मिलियन ईयर एगो। इसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है बेटा MYA, माया। बच्चे इसको माया पढ़ रहे हैं, माया नहीं है बे, मिलियन ईयर एगो। मारे कंटाप सूझ जाओ। इधर देखो, यहां देखिए सारे लोग। सो ये एपरेटस है बेटा। यहां पर हमने जो स्पार्क डिस्चार्ज लिया है, इससे क्या बनाने की कोशिश हुई है, वही जो उस समय थंडरिंग कंडीशन थी, लगातार बिजली कड़कती थी बहुत तेज तेज, फिर नीचे से जाकर के ऊपर भाप बनके, है ना, वेपर बनके वाटर ऊपर जाता था, क्लाउड बनता था और बरसता था, तब जाके अर्थ ठंडी पड़ी। ये कहानी में सुना होगा ना, अर्थ जलता हुआ आग का गोला थी। इट वॉज लाइक अ बर्निंग फायर वॉल, है ना, एक फायर वॉल की तरह थी। चलिए, यहां पर हमने इलेक्ट्रोड ले लिए, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास। इनको जब हमने आपस में स्पार्क कराया, स्पार्क डिस्चार्ज से क्या है, वो पर्टिकुलर कंडीशन पैदा हुई थंडर स्टॉर्म की उस समय वाली, जो अर्थ में रही होगी। ठीक, उसके बाद देखेंगे यहां पर इस वेसल में हमने 4 गैसेज रखी हैं, CH4, NH3, H2O एंड H2। ये 4 गैसेज, आप नाम इनका याद रखेंगे। उसके बाद यहां पर कह रहे हैं यहां से वाटर आउट जाता था और यहां से वाटर इन जाता है, ये है कंडेंसर, यानी कि ये वेपर को कंडेंस करने का काम कर रहा है। ठीक, वाटर ड्रॉपलेट जो यहां पर बन रही थी वो नीचे उतारी गई यहां से। यहां पर लिक्विड वाटर इन ट्रैप, यहां पर ट्रैप में क्या है, लिक्विड वाटर है। इस वाटर को जब हमने चेक करा तो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने इसमें क्या रखा, सॉरी चेक नहीं, हमने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखा। जब चेक किया तो हमने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन पकड़ी। मेन पॉइंट यही है, बाकी जो एपरेटस है ये वैक्यूम पंप है ना, यहाँ पर बॉइलिंग वाटर है, उबलता पानी है। जो मेन बात है हमारी वो ये है, इस वाटर में क्या था, जब ये वाटर कंडेंस होकर नीचे उतर गया, सो ये वाटर में क्या है, जो वाटर ड्रॉपलेट है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द बेसिस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन है उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं हम, एक केमिकल और एक बायोलॉजिकल। केमिकल जब तक पहली सेल नहीं बन जाती, सेल ऑर्गेनेल नहीं बन जाते,
और उसके बाद जब पहली सेल बन गई है उसके बाद का इवोल्यूशन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर केमिकल इवोल्यूशन के बारे में पता चला और यहां से एक लाइन क्लियर हुई, ध्यान से सुनेंगे, यानी कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल। नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग मटेरियल बना है, लाइफ बनी है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड साथ में आ गए तो बने सेल ऑर्गेनिल्स, जिसमें कुछ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल बने, आप जानते होंगे सेमी ऑटोनॉमस के बारे में, जिनके पास खुद का डीएनए भी था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। उसके बाद क्या हुआ है, जब सेल ऑर्गेनिल साथ में आए तो पहला सेल बना, सेल बनने के बाद की कहानी आगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में चलती है। सो दिस वाज द मिलर एक्सपेरिमेंट बेसिकली। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है जिसमें दिखाया है फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, दे आर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल। यहां ध्यान से देख लेंगे भैया, इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि ये डायग्राम किसका है। तो ये है स्टेगोसॉर, ये है ब्रैकियोसॉरस, ये है आर्कियोप्टेरिक्स। इट इज द लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड, अगर आप पढ़ के आए हैं रेप्टाइल और बर्ड के बीच में जो है लिंक है ये आर्कियोप्टेरिक्स। उसके बाद क्रोकोडिलियन, फिर टेरेनोडॉन, उसके बाद ट्राइसेरोटॉप्स और ये टायरेनोसॉरस। इसके बारे में याद रखेंगे, इसके आगे लगता है टायरेनोसॉरस रेक्स, इसकी हाइट लगभग 20 फीट है। ठीक है, इसके बारे में जो है हमारी एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इन फोटो के साथ, इन पिक्चर्स के साथ जो नेम दे रखे हैं उनको ध्यान से देखना है, बाकी कोई इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, बड़ी बात हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थी, इधर उधर हाथ पैर फेंकने से कुछ नहीं मिलेगा। अगली बात सुनिए, ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। होमोलोगस ऑर्गन का काम क्या है, दे हैव कॉमन ओरिजिन पर डिफरेंट फंक्शन। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान देंगे आप। होमोलोगस ऑर्गन के बारे में कुछ खास बात ये रहेगी, होमोलोगस ऑर्गन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा करने का। होमोलोगस के बारे में याद रखें, कॉमन ओरिजिन है इनका, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। डिफरेंट इनके फंक्शन है, क्या है बेटा, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, कॉमन ओरिजिन डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, ये है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन में जो हम इवोल्यूशन जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या है, ये लोग रिजल्ट है। ध्यान दीजिए, कॉमन ओरिजिन यहां से निकले और रेडिएट हो जाए ऐसे, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये क्या हो रही है, डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसलिए कहा गया। यहां पे कह रहे हैं थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, ये है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ये दोनों क्या है बच्चे, ये है होमोलोगस ऑर्गन बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड। अरे भैया एक आय लिख गए हो तुम, एक्सिलरी बड जो है उनसे निकला है कौन, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड द टेंड्रिल ऑफ द कुकुरबिटा। ठीक, आगे चल रहे हैं अब तेजी से। मैन यहां पर दे रखा है, चीता दे रखा है, वेल है और वैट है। ये सारे क्या हो रखे हमारे पास, ये सारे क्या है, मैमल है। वेल भी मैमल है, जी हाँ, वेल इज अ मैमल। एनसीईआरटी में और भी नाम लिखे हुए हैं जो मैमल है हमारे पास। तो इनके आपने क्या देखे, 4 लिम्ब। ये क्या दिखा रखे हैं आपको, मैं कलर चेंज करूं, ब्लैक पे विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये सब क्या दिखा रखे हैं बेटा, 4 लिम्ब दिखा रखे हैं इनके। और इनके 4 लिम्ब आप ध्यान से देख लें, मैन, चीता, वेल, वैट। अब यहां पर क्या है, सिर्फ बोन का साइज बदला हुआ है, शेप बदला हुआ है, नंबर ऑफ बोन उतने हैं। जैसे आप 11th में पढ़ के आए होंगे, मेरा हैंड देखें यहाँ पे, ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस, एयर रेडियस, अल्ना, कार्पिल, मेटाकार्पिल, फेलेंजेस, इनके पास भी वही है। ये देखिए, ये क्या है, ह्यूमरस, ये कलर का बड़ा झाड़ है भाई, ये है ह्यूमरस, ये रेडियस, अल्ना, कार्पिल, मेटाकार्पिल, और ये क्या हो गई, फेलेंजेस। तो लगभग है सब में वही, पर उनके क्या बदले हुए हैं, सिर्फ शेप बदले हुए, स्ट्रक्चर्स बदले हुए हैं। ये बात याद रखेंगे, नंबर ऑफ बोन बराबर है। दिस व्हाई दीज आर द होमोलोगस ऑर्गन एंड द इवोल्यूशन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बालक आगे चल रहे हैं, अगला डायग्राम आपकी टीवी स्क्रीन पे केबीसी की तरह ही आ गया। आगे देखेंगे इसमें क्या दे रखा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने दे रखा है। और नेचुरल सिलेक्शन कितने प्रकार का है बच्चा, 3 टाइप का हो जाता है हमारे पास। पहला क्या है, स्टेबलाइजिंग, ये है स्टेबलाइजिंग, नेचुरल सिलेक्शन है स्टेबलाइजिंग।
दूसरा वाला हमारे पास क्या है, बोलो भाई, दूसरा है डायरेक्शनल। बेटा ये क्या हो गया, डायरेक्शनल। और हमारे पास नंबर थर्ड क्या हो गया, डिसरप्टिव। असल में ये जो नेचुरल सिलेक्शन की जो पीक आप देख पा रहे हैं, या जो 3 कंडीशन है, इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है। यानी कि बीच में आप देख रहे हैं, यहां पर इन्होंने बताया नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप। ध्यान दिला रहे हैं, बस डायग्राम ऑलरेडी है, मैं कुछ नया नहीं बना दूंगा, मैं आपका सिर्फ ध्यान दिला रहा हूं। यहां लिखा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड। तो जब कोई एवरेज या मीडियम साइज इंडिविजुअल क्या हो जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, एवरेज वाला जो है जब वो पीक पे आता है, चोटी पे आता है, तो ऐसे सिलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बालक, हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। जबकि अब यहां पर आ जाइए, इन्होंने क्या दिखाया, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे एक पॉपुलेशन है, उसमें हाइट पे बात चल रही है, तो हम देखते हैं ज्यादातर लोग मीडियम हाइट के होते हैं, बहुत कम हाइट वाले भी जरा कम होते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा हाइट वाले भी बहुत कम मिलेंगे हमें। तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है कि भाई 4 फीट या उससे नीचे मिल जाएं बहुत छोटी छोटी हाइट वाले, या बहुत बहुत लंबी हाइट वाले 6.5-7 फीट मिल जाएं, ये लोग जरा कम है हमारी पॉपुलेशन में। जबकि मीडियम साइज कैसे हैं, ज्यादा हैं, 6 फीट 5 फीट, है ना, ऐसे 5.5 5.3 के बाद जो है हमारे पास 6-1 6-2 तक जो है ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। अब कोई दिन ऐसा आए कि हमारा जो भारत है, हमारा जो ये अर्थ है, ये लिलीपुट की कहानी जैसा बन जाए, सारे इंडिविजुअल कैसे हो जाएं, छोटे छोटे निक्के निक्के से हो जाएं, 4 फीट के, तो क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। बिकॉज यहां पर कोई एक एक्सट्रीम कंडीशन का इंडिविजुअल बढ़ता जा रहा है, एक एक्सट्रीम करेक्टर बढ़ता जा रहा है, जबकि एवरेज करेक्टर नहीं बढ़ रहा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्शनल कहेंगे। पर सोचो एक दिन ऐसा आए कि इस अर्थ पे आप सुबह सो के उठे, एकदम ठंड है तो नहाने धोने को तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन सुबह सो के उठे और आपके पास क्या है, या तो इंडिविजुअल बहुत छोटे छोटे हैं, या बहुत लंबे लंबे हैं, मीडियम हाइट वाले बिल्कुल नीचे चले जाएं, उनकी पॉपुलेशन जरा सी हो जाए। देख रहे हैं आप, यहां पर क्या हो गया, एक करेक्टर नंबर 1 बढ़ गया, दूसरा एक्सट्रीम करेक्टर नंबर 2 बढ़ गया, एवरेज जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, उसमें पीक नहीं आई, और 2 अलग अलग पीक आपको मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। गेटिंग? चलिए, तो ये हमें आपको बताना था। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ये हमारा चैप्टर चल रहा है भैया इवोल्यूशन चैप्टर के साथ ही हम लोग अपनी यूनिट को क्लोज करेंगे। अगली यूनिट में आना है कि नहीं आना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप वीडियो को जितना ज्यादा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि सर ये लेक्चर हमारे लिए हेल्पफुल है, तो मुझे अंदर से हम लोगों को भी क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं उससे बच्चों को हेल्प हो रही है। सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि सर हमें ऐसी और लेक्चर चाहिए, क्योंकि 5 यूनिट हमारे पास 12th में है बायो में। आज हम दूसरी यूनिट का समापन करेंगे, तीसरी यूनिट पे हम जल्द से जल्द आ पाए, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर, पहले तो ये लिखें कि लेक्चर आपको हेल्पफुल रहा कि नहीं, फिर दूसरा ये लिखें कि सर हमें तीसरा लेक्चर चाहिए कि नहीं। आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं अ स्केच ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट के इवोल्यूशन का एक स्केच है। हालांकि बहुत ज्यादा इसमें आया नहीं, जियोलॉजिकल पीरियड के अकॉर्डिंग बताया गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिटेल में नहीं आया, फिर भी हल्का फुल्का सा अंदाज लेते चलेंगे। वो यहां पर क्या है, हमारे पास ये 3 एरा दे रखे हैं, एक है पैलेजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ये क्या है बेटा, एरा दे रखे हैं। उसके बाद पीरियड आ रहे हैं, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, टर्शरी और क्वाटरनरी। ठीक, यहां पर जो मेन बात है, आपको बस 2-3 बार निगाह से ले लेना है ना, नजर में डालना है कि क्वाटरनरी के समय पर क्या है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट आ गए, टर्शरी के समय पर क्या हो रखे हैं, मोनोकॉट आ गए, और उससे नीचे कौन है, ब्रायोफाइट। ये कुछ नाम है जिनको हम अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में ला सकते हैं। जुरैसिक पीरियड वही पीरियड है, आपने मूवी भी देखी होगी जुरैसिक पार्क करके, डायनासोर वाली। उस समय पे क्या था, प्लांट की कंडीशन ये है, कोनिफर्स हैं, फर्न्स हैं, साइकेड्स हैं, हर्वेशियस लाइकोपॉड्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोजिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो कहाँ रखे हैं, देखो डिवोनियन खत्म होने को है, कार्बोनिफेरस आने को है। अच्छा, एक सवाल और सुन लीजिए, कई बार इनका ऑर्डर देख लेता है, तो बच्चे जो सबसे पुरानी चीज है वो सिल्यूरियन पीरियड है, और जो सबसे नई चीज है वो क्या है, क्वाटरनरी या टर्शरी पीरियड है। सबसे पुरानी चीज क्या है, सिल्यूरियन, और उसके बाद सबसे नई चीज क्या है जो अभी रिसेंट हुई है, वो क्वाटरनरी या टर्शरी।
इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक बच्चे, तो ये हमारा प्लांट को लेकर के रहा, यहाँ डायकॉट आ गए हैं। देखो देखो कितनी बढ़िया बात पता चल गई, बोलो पता चली कि नहीं पता चली? डायकॉट पहले आए कि मोनोकॉट पहले आए? जिंगा लाला हु, सबसे पहले डायकॉट आए फिर मोनोकॉट। पता नहीं चल रहा है, देख नहीं रहे हो? वेरी गुड। तो ये ऐसी चीजों पे हमें ध्यान लाना है, और ये मेरे ख्याल से आपका इस यूनिट में लास्ट डायग्राम हो सकता है, बिल्कुल है ही, हो क्या सकता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां भी मुझे बहुत ज्यादा ध्यान दिलाने की जरूरत नहीं है। इवोल्यूशनरी है, पीरियड के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, डेवलपमेंट को मेंशन करा है। सबसे पुरानी बात कार्बोनीफेरस, फिर पर्मियन, ट्रायसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, टर्शरी और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी के बाद आप देख रहे हैं ये वो लाइफ फॉर्म है जो आज आप देख पाते हैं अपने आसपास, ये वो लाइफ फॉर्म है। इससे पीछे जाओगे, डायनासोर एक्सटेंड कर गया, यहां पर डायनासोर एक्सटेंड कर गया। उससे पहले थेराप्सिड्स एक्सटेंड कर गए हैं, थीकोडोंट एक्सटेंड कर गया, पेलिकोसोर एक्सटेंड कर गया, है ना। इस तरीके की जो है अर्ली रेप्टाइल यहां पर एक्सटेंड हुए हैं, अर्ली रेप्टाइल। इसलिए जब आप वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं एनसीईआरटी का वो लास्ट वाला पैरा, ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले, ओरिजिन ऑफ मैन से पहले, तो वो क्या लिखता है? 350 मिलियन ईयर एगो अर्ली रेप्टाइल एक्सटेंड। अरे तो भाई इसी से तो जोड़ के लिख रहे हैं, सुन नहीं रहे हो? ये देखिए ना, जुरैसिक गोल्डन पीरियड था डायनासोर का, पर डायनासोर निबट कब गए? ये देखें आप, टर्शरी पे आके डायनासोर निबट गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ऐसा हमारी इवोल्यूशन की थ्योरी कहती है। सो ये डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट था वहां तक हम आपकी नजर लाए हैं। आप चाहते हैं कि इसका लेक्चर 3 जल्द से जल्द आए, तो आपको कमेंट जल्द से जल्द करने होंगे, बताना होगा कि सर लेक्चर हेल्पफुल है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार।